मोहन राकेश जी का उपन्यास न आने वाला कल का चौथा भाग। आगे सुनिए। एक तीसरा व्यक्ति जो उन दो के साथ सामान बंधवाने में सहायता कर रहा था वह था भूपत सिंह। सुबह के साथ शायद उसे फिर से नौकरी पर बहाल कर लिया गया था। उठने के बाद अपनी पूरी तैयारी कर लेने में मुझे देर नहीं लगी। एक बार निर्णय कर लेने के बाद कि सामान को 3 तरह से अलग करना है, सब कुछ जैसे अपने आप होता गया। एक हिस्सा था साथ ले जाने का, दूसरा 2 बक्सों में बंद करके गिरधारी लाल के पास छोड़ जाने का, तीसरा वहीं बैरों चपड़ासियों में बांट देने का। किसी भी चीज़ को लेकर मैंने ज़्यादा नहीं सोचा। उठाया, देखा और तय कर लिया कि उसे किस हिस्से में जाना है। मुझे स्वयं आश्चर्य हुआ कि उठने के 45 मिनट के अंदर वे सारा काम जो हफ्तों से मुझे एक मुसीबत नजर आ रहा था कैसे पूरा हो गया। अब सिवाय बिस्तर बंद के कुछ भी बांधना शेष नहीं था। जो 2-4 ज़रूरत की चीज़ें बाहर थी उन्हें चलते वक्त साथ डाल लेना था बस। नाश्ता आया रखा था, उसे भी उसी तरह निगल लिया जैसे रात का खाना निगला था। उसके बाद जैसे हर चीज़ से फारिग होकर कुछ देर कुर्सी पर सुस्ता लिया। सामने स्कूल की सड़क से कुछ रिक्शा और सामान लदे कुली निकल कर जा रहे थे। जो लोग सुबह की गाड़ी से जाने को थे उन्होंने शायद रात में ही अपनी तैयारी कर ली थी। बर्फ की सफेदी को लांघते पहियों और पैरों को कुछ देर देखते रहने के बाद जैसे अपनी तैयारी के आखिरी मरहले को पार करने के लिए मैं उठ खड़ा हुआ। जल्दी से शेव करके सिर मुंह धो लिया और सफर के कपड़े पहनकर चलने से कई घंटे पहले ही अपने को चलने की मनस्थिति में ले आया। एक खालीपन अब भी था, परंतु वह खालीपन एक अंतराल था जिसे कई तरह से भरा जा सकता था। कमरे में टहलकर या बाहर बर्फ में घूमकर। वैसे कुछ देर के लिए एक बार स्कूल भी जाना था, वहां से अपना चेक लेना था। गिरधारी लाल से कहना भी था कि कुछ सामान उसके यहाँ पड़ा रहेगा, हम में से कोई भी जब कभी आकर ले जाएगा। मुझे पता था गिरधारी लाल इनकार नहीं करेगा। किसी भी तरह का इनकार उसके स्वभाव में था ही नहीं। उसके लिए अपेक्षित साहस उसमें नहीं था। वह उन व्यक्तियों में से था जिनकी भलमानसता उनमें किसी तरह का साहस नहीं रहने देती। अपनी इस साहसहीनता के कारण ही वह स्कूल में सबका हित चिंतक बना रहता था। इसलिए अपने घर की 4 दीवारी के अंदर वह सबसे दुखी आदमियों में से था। उसकी भलमानसता का नाजायज फायदा सभी लोग उठाते थे। मैं भी पहले कई बार उठा चुका था, इसलिए जाते जाते एक बार और उठा लेने में मुझे संकोच का अनुभव नहीं हो रहा था। उसका छोटा सा कमरा जो पहले ही सामान से लदा रहता था, हमारे यहाँ सामान बहुत ज़्यादा है ना, रत्ना कमरा छोटा होने की बात न कहकर अक्सर इसी चीज़ पर जोर दिया करती थी। मेरे 2 बक्सों से कितना घिचपिच हो जाएगा ये सोचकर मुझे उस पर तरस भी आ रहा था। वह बेचारा तो इसी ख्याल से हामी भर देने को था कि शायद 2-1 महीने के अंदर वह सामान उसके यहाँ से उठा लिया जाएगा। अगर उसे मेरे मन की वास्तविक स्थिति का पता चल जाता कि सामान को निपटाने का और कोई तरीका न सूझने से ही मैंने उन्हें बक्सों में भरकर वहाँ छोड़ जाने की बात सोची है, और कि मेरे मन में कहीं ये बात भी है कि शायद उसे कभी वहाँ से उठाने की नौबत ही ना आए, तो संभव था कि वह एक बार मेरे हित में मुझे सलाह देता कि मैं उसे बुक करा के साथ ले जाऊं। पर वह बात उस पर प्रकट करने का मेरा कतई इरादा नहीं था। उसे बेवकूफ़ बनाकर सब लोग उससे अपना काम निकालते रहते थे। ये भाग्य उसने स्वयं अपने लिए चुना था, इसलिए मेरे मन में कोई द्वंद्व नहीं था। 2-1 साल पड़ा रहेगा सामान उसके यहाँ, तो शायद वह खुद ही उसे फिकवा दे या अपने इस्तेमाल में ले आए। ये सोचकर मैंने बाद की स्थिति का समाधान कर लिया था। वैसे एक डर ये भी था कि वह भी कहीं राजो मौसी की तरह एक दिन दोनों बक्से और अपना पूरा परिवार लिए किसी दूर के शहर में मेरी अमानत लौटाने न आ पहुंचे। ये उलझन उसकी होगी, मेरी नहीं। इस विचार से मैंने भविष्य की उस संभावना को भी दिमाग से स्पंज कर दिया था। सामान की समस्या को सुलझा लेने के बाद से अपना आप मुझे काफ़ी हल्का महसूस हो रहा था। मेरे पांव अब एक ऐसी अनिश्चित स्थिति की दहलीज तक पहुंच गए थे जिससे आगे उस अनिश्चितता को अपने आप निश्चितता और वास्तविकता में बदल जाना था। कुछ देर सीटी बजाता कमरे में एक दीवार से दूसरी दीवार तक चक्कर काटता रहा। कुछ देर खिड़की से बाहर झांकता हुआ उसके चौखटे पर ताल देता रहा।
समय धीरे धीरे बीत रहा था, लेकिन मुझे उसके जल्दी बीतने की उतावली नहीं थी। मैं पहली बार, जो कि वैसे आखिरी बार भी थी, अपने को उन दीवारों के घेरे में उतना हल्का महसूस कर रहा था जैसे वहाँ रहते पहली बार में मैं था, मनोज सक्सेना। जैसे कि इस नाम का अपना कोई अर्थ हो, जो कि शिवचंद्र नरूला या किसी और का रूपांतर मात्र नहीं था। अपने अतीत, वर्तमान और भविष्य तीनों से मैं अपने को एक साथ मुक्त महसूस कर रहा था। अब फर्श की दरी या दरवाजों के पर्दों पर पड़ी न किसी और छाप से मुझे वास्ता था, न अपनी छाप से। इतने दिनों वहाँ रह चुकने के बाद मैंने अपने को फिर से कोरा कर लिया था। कुछ देर बाद कमरा बंद करके जीने पर आया तो कोहली से मुलाकात हो गई। वह नीचे स्टोर से पुरानी रस्सियाँ लेकर आ रहा था। हर साल छुट्टियों में इस्तेमाल करने के बाद वह उन्हें फिर वहीं बंद कर देता था। बहुत खुश नजर आ रहे हो, उसने खिसियानी मुस्कुराहट से अपने चेहरे की नसूहत छिपाते हुए ईर्ष्या के साथ कहा। बीवी के पास जा रहे हो इसलिए? मैंने मुंह से कुछ नहीं कहा, बाईं आंख दबाकर उसकी बात का उत्तर दे दिया और झपाटे से नीचे उतर आया। बाहर सब तरफ बर्फ की सफेदी फैली नजर आ रही थी। रात में बर्फ 4-4 इंच से ज्यादा गिरी लगती थी। ऊपर सड़क पर पहुंचकर पीछे पगडंडी पर अपने पैरों के निशानों को देखा, सामने उन पहियों और पैरों के निशानों को जो सड़क से गुजरकर जा चुके थे। बर्फ ढके रास्ते में खुबे खुबे स्याही निशान बर्फ से ज्यादा ठंडे और उदास लग रहे थे। थोड़ी देर में वे सब निशान पिघल जाएंगे, ये सोचकर मुझे सिरन हुई। पर अपनी मनस्थिति बदलने न देने के लिए मैं उसी तरह सीटी बजाता कच्ची बर्फ को रौंदने लगा। सड़क के तीसरे मोड़ पर काशनी से भेंट हो गई। वह वहां अकेली खड़ी थी। नीचे घाटी की तरफ झुककर न जाने क्या देखने की कोशिश करती। मुझे देखकर वह मुस्कुरा दी थी, जैसे साथ साथ खड़े होने के बाद से एक अनकहा संबंध हमारे बीच स्थापित हो गया हो। उसकी आंखों में भी हर बार एक अतिरिक्त उत्सुकता नजर आई थी और एक प्रतीक्षा, जैसे कि उसे मेरे कुछ कहने की आशा हो। इसलिए पास से गुजरने के बाद मेरी आंखें पीछे उसकी तरफ घूम जाती थी और तब वह भी कुछ उसी तरह पीछे देखती मिलती थी। मैं उस समय भी हर बार की तरह उसके पास से निकल जाता, पर उसके एक कदम अपनी तरफ बढ़ आने से मेरी चाल धीमी पड़ गई। कैसे खड़ी हो यहाँ? मैंने जैसे बार बार अपनी जबान पर दोहराया हुआ प्रश्न पूछ लिया। ऐसे ही खड़ी थी, वह बोली। देख रही थी कि नीचे कहीं घास हो तो जाकर छील लो। उसने जिस तरह कहा, वह एक स्वर अजनबी का होकर भी बिल्कुल अजनबीपन का नहीं था। उसकी आंखों में फिर वही चमक भी आ गई थी जो मुझे अपने को बांधती सी लगी। वह सुडौल शरीर की काफी सुंदर स्त्री थी। 2 साल पहले उसे देखते थे तो बिल्कुल लड़की सी लगा करती थी। तब उसके चेहरे पर वे हल्की छाइयां नहीं थी जो इधर कुछ महीनों से झलकने लगी थी। अब तो स्कूल में 3 महीने छुट्टियां रहेंगी, मैंने कहा। फकीरा भी इस काम में तुम्हारा हाथ बटा दिया करेगा। वह क्या हाथ बटाएगा जी, घर बैठे हुक्का गुड़गुड़ाता रहा करेगा। उसकी आंखों ने जतला दिया कि वह जानती है मैं खामखा ये बात कर रहा हूं। और फिर विस्लर साहब की कोठी पर उसकी ड्यूटी भी रहेगी। विस्लर साहब तो छुट्टियों में यहीं रहेंगे, नहीं? हाँ, यहीं रहेंगे, मैंने कहा। हर साल यहीं रहते हैं। हाँ, पार साल यहीं थे, उससे परले साल भी थे, पर इस साल का पक्का पता नहीं। कोई कहता है जैनी मेम साहब उन्हें नौकरी छुड़वाकर अपने साथ विलायत ले जा रही है। कोई कहता है चेरी साहब और जेफरी मेम साहब ने मिलकर कोई साजिश की है जिससे उन्हें छोड़कर जाना पड़ रहा है। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ। आपको तो पता होगा। मुझे कुछ भी पता नहीं है, मैंने कहा। मेरा ख्याल तो यही है कि फिलहाल वे छोड़कर कहीं नहीं जा रहे। लोग ऐसे ही बातें उड़ाते रहते हैं। उसके चेहरे से लगा कि उसे मेरी बात पर विश्वास नहीं आया। बिस्लर साहब बहुत अच्छे आदमी हैं, वह भांपती नज़र से मुझे देखती बोली। वे चले गए तो दूसरा कोई हेडमास्टर पता नहीं कैसा आएगा। विस्लर साहब ड्यूटी सख्त लेते हैं, पर जिस आदमी का काम हो उसी से। पहला हेडमास्टर काम में बहुत ढीला देता था, पर समझता था कि एक आदमी को चपरासी लगाया है तो उसके सारे घर को ही चाकर रख लिया है अपने यहाँ। आज विष्णु को भेज देना, आज काशनी को भेज देना। आदमी भी वह बस ऐसा ही था। उसकी ड्यूटी दो, सो दो ही उसके यहाँ आने जाने वाले मेहमानों की भी ड्यूटी दो।
मैंने तो परमात्मा का शुक्र किया था जब वह गया था यहाँ से। फिर पल भर मुझ पर आंखें गड़ाए रहने के बाद उसने कहा, कुछ लोग तो ये भी कहते हैं जी कि आप ही ने बड़े अफसरों से कहा कर। मैंने हंस दिया तो वह जैसे ज़रूरत से ज़्यादा बात कर जाने के डर से चुप हो गई। ध्यान से देखती रही कि उसने कुछ ऐसा तो नहीं कह दिया जिसका कुछ गलत नतीजा भुगतना पड़े। तुमसे ये किसी ने नहीं कहा कि मैंने खुद ही अपनी छुट्टी कर ली है यहाँ से? मैंने आश्वासन देते स्वर से कहा। हाँ, ये भी सुना है, वह बोली। मेरा घरवाला तो यही कहता है कि तनख्वाह कमती मिलने से आपने नौकरी छोड़ दी है, पर दूसरे लोग और भी बातें कहते हैं। आप क्या सचमुच छोड़कर जा रहे हैं? हाँ, ये आज मेरा आखिरी दिन है यहाँ। मुझे लग रहा था कि मेरे अंदर फिर कोई चीज़ मुरझाई जा रही है। जो हल्कापन लेकर घर से चला जाऊंगा यहाँ से, अगले साल लौटकर नहीं आएंगे? नहीं। उसके होंठ दब गए। किसी तरह की निराशा से नहीं, सहज स्वीकृति के भाव से। उस मुद्रा में उसका धीरे धीरे सांस लेना मुझे बहुत आकर्षक लगा। सामान बांधने के लिए आदमी की ज़रूरत तो नहीं आपको? उसने पूछा। नहीं, सामान सब बंध गया है, बस अब उठाना है और चल देना है। कहते हुए मैंने सोचा कि सामान मैंने बांटने के लिए अलग कर रखा है, क्यों न वह अकेली उसी को देकर उससे छुटकारा पा जाऊं। उससे 10 आदमियों के घर पर आने का झंझट भी बचेगा और किसे क्या दिया जाए ये सोचने की उलझन भी नहीं रहेगी। कुछ चीज़ें जो साथ नहीं ले जा रहा वे बाहर पड़ी हैं। फकीरा अगर खाली हो तो उससे कहना 1.5-2 घंटे में किसी वक्त आकर ले जाए, 3 बजे से पहले। 3 बजे तक मैं निकल जाऊंगा। उसने सिर हिला दिया उसी सहजता से। कह दूंगी उससे, वह नहीं खाली होगा तो मैं आकर ले जाऊंगी। उसके पास से आगे आकर मैं तब भी अपने को मुड़ कर देखने से नहीं रोक सका, पर वह उस समय नहीं देख रही थी। मेरे आगे आने के साथ ही पहले की तरह फिर घाटी में जाकर देखने में व्यस्त हो गई थी। स्कूल में मुझे ज़्यादा समय नहीं लगा। चेक तैयार था, जिन कागज़ों पर हस्ताक्षर करने थे वे भी तैयार थे। गिरधारी लाल ने समझाने की कोशिश की कि किस वजह के कितने पैसे काटे गए हैं। जो भी हिसाब बना है ठीक है, कहकर मैंने चेक जेब में डाल लिया। मैंने बक्स रखने की बात उससे कही तो गिरधारी लाल थोड़ा भावुक हो गया, जैसे कि उसे अपना इतना निजी मानने के लिए वह मेरे प्रति आभारी हो। और भी कोई काम हो तो मुझे जाकर लिख देना, जब भी यहाँ आओ मेरे पास ही ठहरना। उसका कहने का ढंग ऐसा था जैसे मुझे अपने यहाँ ठहरने का निमंत्रण देकर काफ़ी साहस का काम कर रहा हो। बीच बीच में चिट्ठी ज़रूर डाल दिया करना। दफ्तर से निकलकर एक बार सोचा कि जिन जिन लोगों के क्वार्टर पास में हैं उनसे जाकर मिल आऊं, पर यह सोचकर टाल दिया कि औरों से भी उसी तरह की बातें सुनने से बचे रहना ही अच्छा है। लौटते हुए आखिरी बार कॉमन रूम में जाकर अपने खाली पिजन हॉल को देख लिया, जैसे कि उस सारी इमारत से बस उतना ही हिस्सा 9 गुना 9 इंच का मेरा अपना था। उसके नीचे मेरे नाम का अधफटा कागज चिपका था। वह जितना उखाड़ सका उखाड़ दिया, जितना नहीं उखड़ा उतने को नाखून से कुरेद दिया। लौटते हुए बरामदे में जेम्स दिखाई दे गया। तैयारी हो गई जाने की? के सिवा उसने कुछ नहीं पूछा। जिस तरह पांव पटकता वह पास से निकल गया, उससे लगा कि जैसे उसे किसी छिपी हुई चीज का सुराग लग गया हो, जिसे वह जल्दी से जाकर झपट लेना चाहता हो। ग्राउंड से गुजरते हुए मैंने एक नज़र उस पूरे फैलाव पर डाल ली। बर्फ, इमारत के पत्थर, 4-4, 8-8 की टोलियों में ग्राउंड पार करते लड़के, गिरजाघर, टेनिस कोर्ट और हॉल की सीढ़ियाँ, पेविलियन की खाली बेंचें, लानमोहर और घिसट कर चलती मिसेस पार्कर। मुझे देखकर मिसेस पार्कर का रुख दूसरी तरफ हो गया। मुझे लगा जैसे वह सारा दृश्यपट बर्फ का बना हो, जिसे अब बस थोड़ी ही देर में पिघल कर बह जाना हो। उस सब कुछ समेत जो उस समय वहां नहीं दिखाई दे रहा था, मैं आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ गेट से बाहर आ गया, जैसे उस दृश्यपट के साथ पिघलने से बचा अकेला व्यक्ति। फिर वही बर्फ से ढकी सड़क, वही पैरों और पहियों के निशान, वही मैं, पर मन पर एक झीना पर्दा उदासी का उतर आया था। मेरा इस बार उस सड़क से लौटना सचमुच आखिरी बार लौटना था। एक एक कदम के साथ जैसे पीछे की सड़क मेरे लिए मरती जा रही थी और सड़क के लिए मैं। मुझे एक साथ 2 तरह का अनुभव हो रहा था, बीत चुकने का और बीतने के स्थान से आगे देख सकने का। अपने को यह विश्वास दिलाने के लिए मुझे यह प्रयत्न करना पड़ रहा था कि पहला अनुभव अस्थायी है,
केवल उन्हीं कुछ क्षणों तक सीमित है, जबकि दूसरा इसके बाद एक अनिश्चित समय तक वैसा ही बना रहने को है। लौट कर घर के जीने से चढ़ा तो खाने का डिब्बा फिर कमरे से बाहर रखा था। इस बार उसे देखकर मन हुआ कि उसे बाहर से उठाकर फेंक दूं। उसे देखना ऐसे ही था जैसे बीते हुए से आगे आकर सहसा फिर अपने को उसके सामने पाना। एक ऊंच श्वास के साथ मैंने कमरा खोला। बस अब 2 घंटे और इस तरह महसूस हो सकता है, अपने से कहा और गाड़ी के इंतजार में प्लेटफॉर्म की बेंच पर बैठने की तरह अंदर कुर्सी में जा धंसा। अब मन समय की रफ्तार से उदासीन नहीं था। लग रहा था कि उस घर में या वहां से बाहर कभी समय उतना धीरे धीरे नहीं बीता। कलाई की घड़ी में सेकंड की सुई इतनी मरियल चाल से घूमती चल रही थी कि मन होता था कि डायल खोलकर उसे उंगली से घुमाने लगूं। 7 के पोर्शन में कुहली की तैयारी पूरी हो चुकी थी। उसके कुली सामान ढोकर नीचे जा रहे थे। उसे 3 बजे की गाड़ी से जाना था, इसलिए वह काफी हड़बड़ाहट में था। शारदा से फिर भी वह बहुत मुलायम ढंग से बात कर रहा था। जितना गुस्सा था वह सब कुलियों पर निकाले लिए जा रहा था। मैंने 3 आदमियों के लिए कहा था, तो तुम 5 आदमी क्यों आए हो? मैं पैसे 3 आदमियों के ही दूंगा, तुम चाहे और भी साथ ले आओ। एक एक आदमी एक एक चीज उठा रहा है, तुम लोग समझते हो कि हमारे पास हराम का पैसा है। खट खट, थप थप, त्वात त्वात, उई आ, सामान उतर गया, ताला लग गया। कोहली और शारदा की आवाज भी जीने से उतर गई। मैंने शुक्र किया कि जाते हुए उन लोगों ने मेरा दरवाजा खटखटाकर कुछ कहने की जरूरत न समझी। ऊपर की पूरी खाली मंजिल पर अब मैं बिल्कुल अकेला था, अपनी खामोशी और अस्थिरता का अकेला साक्षी। कमरे में जाने के बाद से उदासी का झीना पर्दा धीरे धीरे गहरा होता गया था, जैसे मेरे अंदर का कोई अंश ढह कर बैठता जा रहा था, जिसे मैं उठाए रखने की कोशिश कर रहा था। मुझे अब क्यों ऐसा लग रहा है, इसकी तो कोई वजह ही नहीं है। बार बार अपने से ये कहते हुए मुझे झुंझलाहट हो रही थी। मुझे इस समय सुबह से ज़्यादा हल्का महसूस करना चाहिए था, पर मैं तो अपने को सुबह जितना भी हल्का महसूस नहीं कर पा रहा। एक बार मन में आया कि क्यों ना कुछ देर पहले ही सामान उठवा कर वहां से चल दूं। शाम की बस से जाने का निश्चय इसलिए तो किया था कि नीचे पहुंचकर बड़ी लाइन का सफर शुरू होने से पहले अपने को ज्यादा सोचने का समय ना दूं। नीचे तक छोटी पहाड़ी गाड़ी में जाने से अपने को इसलिए बचाया था कि आगे कहाँ का टिकट लेना है, इस समस्या का सामना करने से और कुछ समय बचा रहा जा सके। 3 दिन पहले बुधवानी ने जब सीट के लिए पूछा था, तब उससे कह दिया था कि मैं एक दोस्त की प्राइवेट गाड़ी में नीचे तक जा रहा हूँ। उसे शायद लगा था कि पैसे की बचत के लिए ऐसा कर रहा हूँ, पर मन में मेरा कार्यक्रम था कि स्टेशन की विदाई से अपने को बचाकर चुपचाप शाम की बस पकड़ ली जाए। नीचे उस समय पहुंचा जाए जब आगे की गाड़ी लगभग चलने को हो। पहला सफर कहाँ तक का होगा, ये निर्णय उस आखिरी क्षण पर छोड़ दिया जाए, जब टिकट घर की खिड़की के सामने खड़े होकर टिकट बाबू को पैसे देने होंगे। पर वही द्वंद्व जिसके लिए तब अपने को समय नहीं देना चाहता था, अब चुपचाप कमरे में बैठकर घड़ी को देखते हुए मन में उभर रहा था। मुझे यहाँ से आखिर जाना कहाँ है? 2 बजे तक का समय किसी तरह निकाल लेने के बाद उस असमंजस को टालते हुए वहां और बैठे रहना लगभग असंभव हो गया। मुझे यहाँ बंद होकर बैठने से ही इतनी अस्थिरता महसूस हो रही है। मैंने अपने से कहा, एक बार सड़क पर पहुंच जाने के बाद ऐसा महसूस नहीं होगा, पर कुलियों से 3 पौने 3 बजे आने को कह रखा था, इसलिए तब तक वहां से निकल चलना संभव ही नहीं था। मैं मन में न सिर्फ उनके आने की प्रतीक्षा कर रहा था, बल्कि साथ ही फकीरे या काशनी के आने की भी, क्योंकि मालिक राम से कह रखा था कि 3:30 बजे क्वार्टर उसे बिल्कुल खाली मिलेगा। चाहता था कि उसके आने पर वहां के फर्श उसे उतने ही साफ मिले जितने उस दिन जिस दिन पहली बार मुझे वह क्वार्टर दिखलाया गया था। 2 बजे के जरा ही देर बाद पीछे जमादार वाली सीढ़ी पर ऊपर आते कदमों की आहट सुनाई दी। मैंने जल्दी से जाकर उधर का दरवाजा खोल दिया। काशनी टूटे हुए मर्दाना जूते पहने बाहर खड़ी थी। तुम आई हो? मैंने इस तरह उससे पूछा जैसे उसके आने का विकल्प मेरे दिमाग में रहा ही ना हो। मेरा आदमी साहब की कोठी पर है। वह जानी पहचानी जगह पर आने की तरह अंदर दाखिल होती हुई बोली। उसे आने में देर लग जाती, इसलिए मैं आप ही आ गई हूं। वह कमरे में आकर एक तरफ खड़ी हो गई।
इन चीज़ों की तरफ उसने देखा भी नहीं जो मैंने छांट कर अलग कर रखी थी। खामोश आंखों से मुझे देखती जैसे किसी चीज़ की प्रतीक्षा करती रही। ये सब चीज़ें हैं, कुछ क्षणों के भोंडे विराम के बाद मैंने कहा। उसने उड़ती नज़र से उन सब चीज़ों को देख लिया। उसके बाद भी कुछ क्षण उसी तरह खड़ी रही। फिर कुछ ऐसे भाव से जिसे घर बुलाकर मैंने उसका अनादर कर दिया हो, दो दो चीज़ों को उठाकर बाहर ले जाने लगी, बिना किसी उत्सुकता या आग्रह के। छांटते समय मुझे प्यालियाँ, डस्टर और नाड़े उतने बेकार नहीं लग रहे थे जितने उस समय लगे। उसका उन्हें उठाना मेरा एहसान लेने की तरह नहीं, मुझ पर एहसान करने की तरह था। निर्विकार भाव से अंदर का ढेर बाहर पहुंचाकर वह फिर मेरे सामने आ खड़ी हुई। अब जाऊं? उसने कुछ इस तरह पूछा जैसे कि उसे अब भी कहीं लग रहा हो कि मैंने सिर्फ इतने काम के लिए उसे नहीं बुलाया हो सकता। कमरे में उसके आने के बाद से ही हरी घास की सी एक हल्की सी गंध भर गई थी। वह शायद तब से घास चीलती रहकर आई थी। मैंने उसके शरीर का आकर्षण पहले भी बहुत बार महसूस किया था, पर उस समय वह आकर्षण एक चुनौती की तरह सामने था। उसके पूरे हाव भाव से ये स्पष्ट था कि वह किसी भी क्षण मेरे अपनी ओर बढ़ आने की प्रतीक्षा में है, पर साथ उसमें एक उपेक्षा भी थी कि कोई भी पुरुष उसके लिए इतना बड़ा नहीं है कि उसके साथ शारीरिक घनिष्ठता को वह बहुत महत्व दे। और कोई काम तो नहीं है? कुछ देर चुप रहने के बाद उसने फिर पूछ लिया। मैं कुछ अव्यवस्थित भाव से अपने आसपास देखने लगा, निश्चय कर सकने से पहले थोड़ा समय लेने के लिए। पूरा घर अकेला था। मैं दिन दहाड़े वहां कुछ भी करता उसका कोई साक्षी नहीं था। जिस मनस्थिति में उसके आने से पहले था उसका कुछ उपचार भी शायद इससे हो सकता था। वहां से चलने से पहले कुछ ऐसा करना जिसे कर सकने से पहले बाधा महसूस होती, उस पूरे वातावरण के प्रति अपनी वितृष्णा प्रकट करने का एक उपाय भी हो सकता था। एक ही झटके में मैं स्कूल से, शोभा से और आसपास की सब चीज़ों से एक तरह का प्रतिशोध ले लेने का एक सुख प्राप्त कर सकता था। क्यों नहीं? मेरा मन अंदर से मुझे धकेल रहा था। तुम ऐसा क्यों नहीं कर सकते? पर मेरी आंखें उसके मैले कपड़ों के भीतर एक और मैलेपन की आशंका से ठहरी हुई थी। अच्छा तो चल रही हूं मैं, वह कुछ अधीरता के साथ बोली। वह मुझे सोचने के लिए उतना समय देने के लिए तैयार नहीं थी। ये शायद उसे अपना अपमान लग रहा था। मैं निश्चय फिर भी नहीं कर पाया। ठीक है, मैंने अटकते स्वर में कहा। फकीरे से कह देना मैं उसे याद कर रहा था। वह तिरस्कृत करते ढंग से सिर हिलाकर चुपचाप बाहर को चल दी। ठप 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 उसके फटे जूते की आवाज़ गुसलखाने से बाहर पहुंच गई। तुम डरपोक हो, मेरा मन अंदर से मुझे लानत दे रहा था। अगर तुम्हारे मन की बाधाएं इस तरह बनी रहेंगी तो तुम क्या कभी भी अपने को मुक्त महसूस कर पाओगे? मैं भी गुसलखाने से होकर बाहर गैलरी में आ गया। वह पीठ मेरी तरफ के चीज़ों को समेट रही थी। मेरे बाहर आ जाने पर भी वह उसी तरह काम में लगी रही जैसे कि मेरे आने का उसे पता ही न चला है। मुझे लग रहा था कि निर्णय के लिए अब जरा भी समय मेरे पास नहीं है। एक बार वह सीढ़ी से उतर गई तो निर्णय अपने आप ही हो जाएगा दूसरी तरफ से। मैंने जैसे अंदर से अपने को चाबुक मारना शुरू किया। क्यों तुम चुपचाप खड़े इस क्षण को यूं ही बीत जाने को हो रहे हो? अगर तुम कुछ भी करते हो या उससे तुम पर कुछ भी असर होता है तो तुम उसके लिए किसके प्रति उत्तरदायी हो? क्यों बिना परिणाम की बात सोचे अपने सामने के क्षण को स्वीकार करने का साहस तुम में नहीं है? क्यों तुम अपने अंदर की सारी रुकावटों को तोड़ने की पूरी तैयारी करके भी अब तक इस तरह उनसे घिरे हुए हो? वह सामान अपने पटके में बांधकर खड़ी हो गई। चलते हुए एक बार उसने मेरी तरफ देख लिया, ऐसी नज़र से जैसे जिस व्यक्ति को उसने अंदर छोड़ा था उसकी जगह मैं कोई और ही अजनबी व्यक्ति हूँ। वह सीढ़ी पर पांव रखने जा रही थी, इसलिए अधिक सोचने का समय नहीं था। सुनो, मैंने सहसा निश्चय करके उसे पीछे से आवाज़ दे दी। वह रुक गई। उसकी आंखों में कुछ वैसी ही चमक भर गई थी जैसी उस दिन हाल के अंदर देखी थी। 1 मिनट अंदर आना जरा, कहकर मैं जल्दी से कमरे में आ गया। वह तुरंत मेरे पीछे नहीं आई, जैसे अपनी जगह पर खड़ी कुछ सोचती रही। फिर सामान की गठरी गैलरी में छोड़कर गुसलखाने में आ खड़ी हुई। यहाँ आओ अंदर। वह अंदर आ गई।
मैंने सहसा उसे अपने साथ सटा लेने की कोशिश की तो वह इस तरह सटाई जैसे कि वह रुई और कपड़े की बनी एक पुतली हो। बिना किसी तरह के विरोध या प्रयत्न के मैंने 6-8 बार उसके होठों, गालों और गर्दन को चूम लिया। फिर भी उसमें जान नहीं आई। वह जिस तरह चुपचाप अपने को मेरी बाहों में छोड़े थी, उससे लग रहा था कि उसके लिए इन सब का कोई विशेष अर्थ ही नहीं है। वह उसी निर्जीव भाव से उस सारी प्रक्रिया में से गुजर कर चुपचाप अपनी गठरी उठा लेगी और ठप ठप बिना पीछे देखे सीढ़ी से उतर जाएगी। उसके शरीर की जो गंध पास से महसूस हो रही थी वह उसकी उपस्थिति की गंध से काफी अलग थी। मैल और पसीने की ये गंध उसके उस विशेष भाव के कारण मेरा भी उत्साह ठंडा किए दे रही थी। फिर भी उस हद तक आगे बढ़ आने के बाद अब अपने को पीछे हटा लेना संभव नहीं लग रहा था। उस तरह उसकी आंखों में पराजित होने की स्थिति में मैं अपने को नहीं देखना चाहता था। मैंने आहिस्ता से उससे फर्श पर बैठ जाने को कहा तो वह चुपचाप बैठ गई। लेटने को कहा तो उसने लेट कर आंखें मूंद ली। इस तरह तो कुछ भी संभव नहीं है, मुझे लगा। इसे कम से कम अपनी आंखें तो खुली रखनी चाहिए। सुनो, मैंने हल्के से उसे हिला दिया। उसने आंखें खोल ली। सिवाय हल्की बेसब्री के उनमें और कोई भाव नहीं था। तुम ठीक ठाक तो हो ना? ये सवाल जिससे तब भी मैं अंदर ही अंदर लड़ रहा था, सहसा मेरी जबान पर आ गया। उसके निश्चेष्ट भाव, चेहरे की झाइयां और बाहों तथा पिंडलियों की रूखी चमड़ी ने जैसे इसके लिए मौका दे दिया। वह कई क्षण एकटक मुझे देखती रही। उस नज़र से पहली बार लगा जैसे उसके अंदर कोई चीज़ जाग गई हो। उसके होठ पल भर सिकुड़े रहने के बाद हल्की घृणा की मुस्कुराहट से फैल गए। सांस पहले से तेज चलने लगी। उसने आहिस्ता से सिर हिला दिया। फिर जैसे और स्पष्ट करने के लिए धीमी आवाज में कहा, नहीं। मेरी बाहें जो उसके आधे शरीर को एक गठरी की तरह साथ सटाई थी, सहसा परे सरक आने को हुई, पर मैं चेष्टा से उन्हें उसी स्थिति में रखे रहा। कुछ क्षण हम चुप रहकर जैसे एक दूसरे को तोलते रहे। तबीयत खराब है तुम्हारी? मैंने अपने भाव को स्वर से ढकने की चेष्टा की, पर ढीली पड़ती बाहों ने उसे और भी स्पष्ट कर दिया। उसका शरीर कुछ हिला, अपने को मुझसे अलगा लेने की चेष्टा में। मेरी बात का उत्तर उसने सिर्फ पलके झपका कर दिया। हम दोनों जान गए थे कि वह प्रकरण अब अपनी समाप्ति पर है। फिर भी अपने को पूरी तरह अलगा लेने से पहले अभी बीच की कुछ मंजिलें तय की जानी थी। कोई खास बात है या? मेरे हाथ उसके शरीर से हटने को हुए तो साथ ही उसके भी हाथ उन्हें हटाने के लिए उठाए। अपने कपड़े ठीक करती वह संभल कर बैठ गई। उसके होठों पर वही मुस्कुराहट फिर आई थी। मैं अपनी बात का उत्तर पाने के लिए उसे देख रहा था, पर वह जैसे अपनी मुस्कुराहट से उत्तर दे चुकी थी। खास बात क्या होनी है? फर्श से छिली अपनी कोहनी पर आंखें टिकाए वह बोली, कुछ दिन पहले छोटा ऑपरेशन हुआ था मेरा, अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुई। छोटा ऑपरेशन यानी? वह उसी तरह अपनी कोहनी को देखती रही। समझते नहीं आप? और उसकी मुस्कुराहट कुछ अधिक स्पष्ट होकर फैल गई। मुझे लगा कि मेरी बनियान के अंदर कुछ नमी उभर आई है, बासी पानी की सतह पर हल्की काई की तरह। उसकी बात जैसे सीधे खाल के मुसामों में जा धसी थी। उसके चेहरे पर उपहास का सा भाव था। शायद उसी के कारण उन कुछ क्षणों के लिए वह मुझे खासी बदसूरत लगी। तुमने पहले क्यों नहीं बता दिया? मेरे स्वर में तुरशी भर आई। एक जूनियर मास्टर और चपरासी की बीवी के भेद को फिर से स्थापित करती। ओछा पड़ने की खीज मन में लिए मैं उठकर गला साफ करने खिड़की के पास चला गया। आप पूछते तो बता देती। मेरे लहजे से अप्रभावित वह अवहेलना के स्वर में बोली, मैंने तो आपकी ही वजह से नहीं बताया। मेरी वजह से? आप लोगों का कुछ पता थोड़े ही ना होता है। कोई बता देने को अच्छा समझता है, कोई ना बताने को। मैं कुछ देर बिना कुछ कहे खिड़की पर झुका रहा। ख्याल था कि इसके बाद शायद वह अपने आप उठकर चली जाएगी। टप टप बर्फ की बूंदें छज्जे से टपक रही थी। सामने देवदार के पत्तों पर जमी बर्फ हवा से नीचे छितरा रही थी। हिश छाप छत पर फैली बर्फ की चादर का एक बड़ा सा टुकड़ा टूटकर नीचे आ गिरा। गिरने के साथ वह इस तरह चूरा हुआ कि बर्फ की अपनी शक्ल रह ही नहीं गई। मैं जाऊं अब? मुझे फिर पीछे देखना पड़ा। वह उसी तरह बैठी थी, आंखों से कुछ टटोलती और प्रतीक्षा करती। उसके पूछने का ढंग ऐसा था जैसे कह रही हो कि वह जाने लगे तो मैं फिर से वापस नहीं बुलाऊंगा।
मैंने चुपचाप सिर हिला दिया। वह मुंह से हल्के से कुछ बड़बड़ाती हुई उठ खड़ी हुई। क्या कहा है तुमने? मैंने उमड़ते गुस्से के साथ पूछ लिया। कुछ नहीं, कहना क्या है अब? और वह गुसलखाने की तरफ बढ़ गई। फिर दहलीज से उस तरफ से बोली, जाकर बीबी जी से मेरी नमस्ते कह देना। साथ उसने जिस नज़र से मुझे देखा उसमें सान पर घिसे चाकू की सी काट थी। ठप 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 उसके जूते की आवाज़ गैलरी से होकर सीढ़ी पर पहुंच गई। मैं और भी कई मिनट खिड़की के पास बाहर देखता रहा। छज्जे से टपकती बूंदें मोम की बूंदों की तरह बड़ी बड़ी टप 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 नीचे झाड़ियों में से गुजर कर जाती वह हवा को थपकियां देती देवदार की बाहें, खाली सड़क, रौंदी हुई बर्फ, ऊपर माल को जाता लहरिया रास्ता, सिर उठाकर देखने पर मॉल की मुंडेर, सब कुछ रोज की तरह खाली, निस्तब्ध। हाथ फैलाकर छज्जे से टपकती बूंदों को मैं हथेली पर लेने लगा। तत 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 मोटर स्टैंड का वेटिंग रूम बिस्तरों, बक्सों, गठरियों, स्त्री पुरुषों तथा बच्चों से लदा। दम घोटती बदबू, फर्श, बेंचों, दीवारों, पेट्रोल का धुआं छोड़ती गाड़ियों, कीचड़ हुए बर्फ के लौंदों, गैस के मरीज यात्रियों और रुके हुए पनालों की भाग दौड़। सामान यहाँ से वहाँ रखवाते, धक्कम धक्के में टिकट खरीदते, झगड़ते और गालियाँ बकते मुसाफिरों की, नीचे से आती गाड़ियों के पीछे दौड़ते, अपने अपने टोकन खिड़कियों से अंदर पहुँचाते और एक दूसरे से मारपीट करते हुए कुलियों की, तथा उस सब के बीच सुबह के अखबार, बासी फल और धूल खाई मिठाइयाँ बेचते फेरी वालों की। 25 आदमियों के बीच गुत्थम गुत्था होकर किसी तरह टिकट तो मैं ले आया था, पर 1751 नंबर की बस जिससे सफ़र करना था अभी नीचे से आई नहीं थी। मैं हर 2-4 मिनट बाद बाहर जाकर घिच-पिच खड़ी बसों के नंबर पढ़ता था, नीचे से आ रही हर बस के आगे पीछे की नंबर प्लेटें देखता था और उस खिंचते कसते गुंजल से बचने के लिए वेटिंग हॉल की सुरक्षित चौहटी में लौट आता था। वे सारा वातावरण ही जैसे एक छटपटाहट का था, हर चीज़ की वहाँ से निकल भागने की छटपटाहट का और न निकल पाने की मजबूरी का। हर चीज़ हर दूसरी चीज़ से उलझकर उसके और अपने रास्ते में रुकावट बनी थी। रास्ते में कुछ जगह लैंडस्लाइड होने की वजह से उधर की गाड़ियाँ लेट आ रही थी, इधर की गाड़ियाँ उनके बैरियर पार करने की प्रतीक्षा में रुकी थी। पूरा मोटर स्टैंड एक ऐसे इंजन की तरह घर घर आ रहा था जिसका एक्सीलेटर जाम हो गया हो। एक बूढ़ा आदमी था जो कई बार उधर से इधर और इधर से उधर सड़क पार कर चुका था। एक जीप थी जो पार्किंग के लिए जगह की तलाश में कभी दाएं जाती थी, कभी बाएं। स्टैंड के बीचों बीच संतरों की एक टोकरी किसी बस के पहिए से कुचल गई थी और कई छोटी बड़ी हर उम्र के लोग मलीदा होने से बचे संतरों पर इधर उधर से झपट रहे थे। मैं 8वीं बार वेटिंग रूम की सड़ान से बचने के लिए बाहर आया था। एक बेबसी की नज़र सड़क पर डालता हुआ सोच रहा था कि क्या यह संभव होगा कि समय से नीचे पहुंचकर मैं आज कहीं की भी गाड़ी पकड़ सकूं। एक तरफ बदबू से सिर फटने को आ रहा था और दूसरी तरफ अंतड़ियों में भूख की कुलबुलाहट महसूस होने लगी थी। चलते समय रास्ते की जो योजना दिमाग में थी वह सब गड़बड़ा गई थी। सोचा था 5:30 बजे अधरास्ते से उस छोटे से होटल में चाय पीऊंगा जिसका बूढ़ा मालिक हर आने वाले की खातिरदारी के लिए स्वयं खड़ा रहता था। हर बार सफ़र करते हुए मन में आशंका रहती थी कि इस बार शायद वह वहाँ नहीं मिलेगा, पर उसे देख लेने पर एक आश्वासन सा महसूस होता था कि इतना समय बीत जाने पर भी सब कुछ अभी उसी तरह है, कि उस बीच जो कुछ हुआ है उसके होने से किसी चीज़ में कोई अंतर नहीं आया। वह बूढ़ा सरदार जैसे एक सिग्नल था जिसके डाउन होने के बाद ही जिंदगी की पटरियां कोई वास्तविक रुख बदल सकती थी। वैसा ही एक और सिग्नल था बैरा रामजस, नीचे के स्टेशन की कैंटीन का, जो साल भर बाद वहां जा बैठने पर भी उसकी परिचय की मुस्कुराहट के साथ मेज साफ करता था और खाना खाने से पहले झुककर पूछ लेता था, वही आप वाला ऑर्डर, और सिर हिला देने पर अपनी याददाश्त के प्रमाण के तौर पर सूप से लेकर कॉफ़ी तक एक एक चीज़ लाकर सामने रखने लगता था। सोचा था 8:30 बजे वहाँ पहुँचकर खाना खा रहा हूँगा, रामजस को बता रहा हूँगा कि इसके बाद शायद काफ़ी दिनों तक मेरा इस तरफ आना ना हो, पर 6 बजने को थे और अभी यही पता नहीं था कि वहाँ से चलने में कितना समय और लगेगा। गनीमत थी कि कुलियों के साथ सामान भेज देने के बाद
स्कूल के डिब्बे में से थोड़ा बहुत खाना हलक के नीचे उतार लिया था। खाना उतना ही गंदा और उबकाने वाला था जितना रोज होता था, बल्कि कुछ उससे ज्यादा ही, या शायद उस समय मुझे वैसा लगा था। पर 5:30 बजे तक अपने को भूख से सुरक्षित रखने के लिए जैसे अपने आंख चुराते हुए उससे थोड़ा बहुत पेट भर लिया था। अब जो जो समय बीत रहा था, अपने शर्मसार करता यह विचार मन में जाग रहा था कि जितना खाया था उससे कुछ ज्यादा क्यों नहीं खा लिया, जिससे कि वह सुरक्षा कुछ देर और बनी रहती। कम से कम प्रतीक्षा का ये समय तो निकल ही जाता। मुचड़ा हुआ टिकट हाथ में था। बस का नंबर देखने के लिए उसे बार बार जेब से निकाल लेता था। जितनी देर हो चुकी थी उसी से लग रहा था कि चाय की जगह शायद खाना रास्ते में होटल में खाना पड़े और नीचे पहुंचने पर रामजस से सिर्फ एक प्याली चाय पी लेने का मौका ना मिले। एक ख्याल यह भी था कि खाने के वक्त अध रास्ते का बूढ़ा सरदार भी अपनी जगह पर ना हो तो यात्रा की शुरुआत से ही पटरी बदल जाने का एहसास ना होने लगने लगे कि आगे का सब कुछ होने के अर्थ में उसका रूप अब निश्चित है। टिकट को सिगरेट की तरह गोल करके हाथों में मलता हुआ मैं सड़क के उस तरफ ढलानों के घरों और उनसे आगे दाईं तरफ रेलवे शेड की छत को देखता रहा। छत पर बंदरों की एक टोली अड्डा जमाए थी। 15-20 बंदर थे, छोटे बड़े मंझोले, जो छत के कंगूरों पर टहलते हुए आसपास की पूरी स्थिति का निरीक्षण कर रहे थे। वे शायद किसी एक तरफ धावा बोलने से पहले अपनी योजना निश्चित कर लेना चाहते थे। शेड के अंदर से आता इंजन का धुआं उनकी योजना को अपनी तरफ से एक दिशा दे रहा था। शायद ये वही इंजन था जिसे स्कूल पार्टी की आखिरी गाड़ी ले जानी थी, उस पार्टी की जो एक रात नीचे के स्टेशन पर काटकर आगे जाने को थी। पादरी बेंसन, बानी हॉल, बुधवानी और कई लोगों की सीटें उस गाड़ी में बुक थी। उस समय तक शायद वे सब स्टेशन पर आ चुके थे और इंजन के शेड से आने की प्रतीक्षा में पटरियों पर आंखें गड़ाए थे। मैं अब भी हाथ का टिकट फाड़कर उन लोगों के साथ उस गाड़ी में जा सकता था। बुधवानी बता रहा था कि उस गाड़ी में 13 सीटें खाली बची हैं, लेकिन उन लोगों के बीच जाना फिर से उसी घेरे में लौटना था जिससे इतनी बेसब्री से अपने को बाहर निकाल कर लाया था। एक बार स्कूल की सड़क पार कर आने के बाद से जिन चेहरों को मन से बुझा देना चाह रहा था, नए सिरे से उन्हें अपने आसपास उभार लेने का अर्थ हो सकता था फिर से उनकी अपेक्षाओं के अनुसार निर्धारित होने लगना, उसी तरह बातें करना, सोचना, कुढ़ना और शायद बुधवानी के विनर्व सुझाव के अनुसार सीधे खुर्जा तक का टिकट ले लेना। मैंने अपना ध्यान जबरदस्ती शेड की छत से हटाया और फिर अपने आसपास देखने लगा। हताश भाव से पनाले के किनारे बैठकर बीड़ियां फूंकते कुली, एक बस के नीचे लेटकर उसका साइलेंसर ठीक करता मिस्त्री, भीख के लिए हाथ फैलाए एक बुढ़िया और 3 बच्चे, सफर में मितली से बचने की गोलियां बेचता एक दवाई फरोश। एक घिनौनापन था जो उस पूरे वातावरण से मुझ पर घिर आ रहा था, पर वास्तव में वह घिनौनापन क्या उस वातावरण में ही था? मुझे लगा कि चलने के समय तक जिस शिद्दत से कुछ और चाह रहा हूं, पर वह कुछ और क्या था। सुना कि 1751 नंबर की बस खराब होकर बैरियर के पास रुकी है। अभी 1-1.5 घंटा और लगेगा उसे ठीक होकर आने में। उतने समय के लिए सफर की शुरुआत का और स्थगित हो जाना मुझे उस समय अच्छा ही लगा। मैं एक बार फिर लौटकर वेटिंग रूम की चौहट्टी में गया, पर 10-20 सेकंड से ज्यादा वहां नहीं रुक सका। वहां रखे अपने सामान को इस नजर से देखा जैसे उसे भी खाम का साथ ढोकर लाया हूं। सामान जैसी ही चिढ़ अपने आप से भी हुई कि क्यों मैं इस व्यक्ति को भी हर जगह साथ ढोने के लिए विवश हूं, जो हर तरह से स्वतंत्र होने के लिए छटपटाता हुआ भी हर 2 घंटे में भूख की बात सोचने और उसका उपाय करने के लिए कुछ भी कूड़ा कचरा पेट में भरने लगता है। इस बार वेटिंग रूम से बाहर आना जैसे सामान और उस व्यक्ति दोनों से अपने को अलगा लेने की कोशिश करना था, जैसे कि दोनों को वहीं छोड़कर मुझे चुपचाप सड़क पर आगे कहीं को चल देना था। मोटर स्टैंड पर अंधेरा उतर रहा था। शेड के नीचे से इंजन फफ 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 धुआं छोड़ता प्लेटफॉर्म की तरफ चला गया था। 1751 के प्राय सभी मुसाफिर जो कुछ देर पहले एक दूसरे से उस बस के विषय में पूछ रहे थे, अब इधर उधर छितरा गए थे। मुझे रात को नीचे पहुंचकर कहीं की भी गाड़ी मिल सकेगी, इसकी अब संभावना नहीं रही थी।
आसपास गाड़ियों, आदमियों और ढोए जाने वाले सामान की कुलबुलाहट तनाव के शिखर पर पहुंचकर जैसे वहीं ठहर गई थी। जाम होकर घरघराता इंजन अब सिर्फ घरघरा रहा था। जाम को तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश उसके अंदर से जवाब दे गई थी। मैंने पास से गुजरते एक फल वाले को रोककर उससे 2 बासी सेब खरीद लिए और 1751 के टिकट को एक हाथ से मसलता कचर कचर सेब खाने लगा।